हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीवन, नमस्ते। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस शानदार सीरीज में जिसका नाम है कहानी सन 57 से 47 तक के पार्ट 12 में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी भी अगर आपने हमारे पिछले 11 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डू वॉच देम फर्स्ट, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि कहानी किस कदर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे तारा से तारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही शानदार कंटेंट हमेशा मिलते रहे। सो आइए स्टार्ट करते हैं कहानी सन 57 से 47 तक विद हिस्टोरियन प्रकाश दुबे। सो प्रकाश, अब आप ये बताओ कि पिछले कहानी में हमने ये देखा कि साइमन कमीशन को कैसे उसका विरोध हो रहा था, किस किस नए नए तरीके से। मैंने को पहले ये तरीके नहीं मालूम थे जो आपने बताया, बहुत ही शानदार तरीके थे भाई, जिन्होंने उस समय सोचे थे, स्पेशली वो पतंग वाला उन तरीकों से उन्होंने उसका विरोध किया। इस बीच अब आप मुझे बताइए, गांधी जी का इसमें क्या रोल था फॉर साइमन कमीशन? सो थैंक यू सो मच। सो जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियोस में कि 1928 में बारदोली सत्याग्रह हो गया था और पैरेलली जो भगत सिंह थे उन्होंने साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट किया था। अब यहाँ पे गांधी जी का क्या एक्शन था अगेंस्ट साइमन कमीशन? सो 1927 में साइमन कमीशन आ गया। अब जो पूरे भारत में साइमन कमीशन के अगेंस्ट धरना चालू हो गया है। अब इसी बीच क्या होता है कि जो वहाँ का जो वाइसरॉय रहते हैं, जो ऑफिसर्स रहते हैं, बोलते हैं आप हमारा प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, क्या आपके अंदर इतना दम है कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सके? उन्होंने चैलेंज किया, ओपन चैलेंज किया। तो मोतीलाल नेहरू एंड ग्रुप ने बोला कि चैलेंज एक्सेप्टेड। सो यहाँ पे एक कमेटी बनती है, नेहरू कमेटी बनती है, और ये लोग बनाते हैं नेहरू, हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू। उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें लिबरल्स से भी रहते हैं, तेज प्रताप सप्रू, उसमें मुस्लिम लीग के भी लोग आते हैं उस कमेटी में। बिकॉज अब यहाँ पे गांधी जी समझ रहे थे और मुस्लिम लीग भी समझ रहे थे कि हम लोग को एक साथ वॉइस करनी पड़ेगी। ये जो प्रोटेस्ट होता है, एंटी साइमन प्रोटेस्ट, यहाँ पे हर पार्टी, चाहे वो हिंदू महासभा हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, हर कोई साथ में आ रहे थे। बट बस एक इंडिविजुअल ही जो थे वो साइमन कमीशन से मिलते थे और रेगुलरली उनसे बात करते थे, वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उनका कहना ये था कि ये जो कमीशन है, इससे जो डिप्रेस क्लास है, मैं उनकी भलाई के लिए बात कर रहा हूँ और ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले जो भारत है उसके लिए एक नई रूपरेखा लिखेगा। सो बहरहाल उस पर नहीं जाते हुए कि वो सही थे या गलत थे। तो हम लोग आते हैं कि नेहरू कमेटी में कौन थे। इस जो कमेटी को हेड कर रहे थे मोतीलाल नेहरू थे, और जो इसके सेक्रेटरी थे वो थे छोटे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, और जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। गांधी इस चीज में नहीं आते थे। तो अब ये रिपोर्ट बनती है, ये बनाते हैं और ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें डालते हैं कि हमें फंडामेंटल राइट्स चाहिए, हमें बहुत सारे राइट्स चाहिए। और इसमें एक ये लोग बात जो कहते हैं कि हमें अब कम्युनल इलेक्टोरेट ना देते हुए हम लोग एक रिजर्वेशन की मांग करेंगे। इस बात से कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग खफा हो जाती है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी डोमिनियन स्टेटस की। ये लोग इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग करते हैं कि आप ऊपर रहिए, मतलब ब्रिटिशर्स ऊपर रहे, बट हमको अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाने की हक दिया जाए। अब ये जो दो पॉइंट थे कि एक जो था रिजर्वेशन और ये जो डोमिनियन स्टेटस, इसको लेके मुस्लिम लीग और जो यंग ब्लड रहता है कांग्रेस का, जिसमें इंक्लूडेड रहते हैं जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों के बीच में टसल हो जाती है। मुस्लिम लीग बोलती है कि हमको तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो वो इस बात से इससे अलग हो जाते हैं। और यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी होते हैं वो बोलते हैं कि अब हमको पूर्ण स्वराज की बात करनी चाहिए, हमको स्वराज से काम नहीं चलेगा, अब हमको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इंडिपेंडेंस की पूरी जोर से आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल, मतलब अब यहाँ से कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात अब शुरू हो गई 1928 के आसपास, 28-29 से आसपास। बिल्कुल, तो डिमांड हो गई कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। अब आगे क्या हुआ? अब यहाँ पे 1928 के दिसंबर में कांग्रेस की 3 दिन की नई सभा बैठी है। हाँ। तो यहाँ पे जब जो छोटे नेहरू रहते हैं वो बोलते हैं कि हमें गांधी जी से बोलते हैं कि अब हमें पूर्ण स्वराज की मांग करनी चाहिए, डोमिनियन स्टेटस से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे गांधी जी का जवाब ये था कि हम लोग अभी पूर्ण स्वराज की बात नहीं करते हुए जो अंग्रेज हैं उनको 2 साल का समय देना चाहिए डोमिनियन स्टेटस की। क्या पता वो हमारी बात मान लें। अगर वो हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम लोग इसके बाद एक नया आंदोलन शुरू करेंगे और पूर्ण स्वराज की बात करते हैं। तो गांधी जी बोलते हैं 2 साल पर जब दोनों के बीच में टकराव होता है तो एक जो बीच में समाधान निकलता है कि हम लोग 1 साल का पीरियड देंगे, 1 साल का ग्रेस पीरियड देंगे, 1929 के दिसंबर तक वेट करेंगे, और अगर तब तक ब्रिटिशर्स नहीं माने डोमिनियन स्टेटस की तो हम लोग पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस की ओर जाएंगे। चलिए ठीक है, ये बात तय होती है। धीरे धीरे आगे महीना बढ़ता है। जब ये लोग डोमिनियन स्टेटस की मांग करते हैं, उस पूरे 1 साल में इनका कोई जवाब नहीं आता है
और अब ये लोग 1929 दिसंबर की बात है, जो सेशन होना था वो कराची में सेशन होना था, और इसी एक साल के बीच में कंस्ट्रक्टिव वर्क चल रहा होता है। सॉन्डर्स का मर्डर हो गया होता है, जो भगत सिंह रहते हैं वो जेल में चले जाते हैं। सो ये 1928 से 29 के बीच की घटना रहती है। 1929 में ये सब मिलते हैं कराची में, और अब ये लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग पूर्ण स्वराज की तरफ जाएंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स की तरफ से कोई भी इनको जवाब नहीं मिला था कि हम इनको डोमिनेंट स्टेटस देंगे या नहीं देंगे। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने ये सुना है कि 26 जनवरी को हम लोगों ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करी थी, तो 26 जनवरी की डेट के बारे में थोड़ा सा आप बताओ। राइट, सो 31 दिसंबर को ये डिसाइड हुआ था कि जो अगले महीने का जो चौथा संडे होगा उस दिन हम लोग प्लेज लेंगे, मतलब शपथ लेंगे सब लोग मिलके कि हम लोग इंडिपेंडेंट कंट्री बनने जा रहे हैं। तो वो फोर्थ संडे कहीं ना कहीं वो मतलब होता है ना कि एक कोइंसिडेंटली 26 जनवरी को आ गया। अगर वो 27 होता तो वो 27 हो जाता, वो कोइंसिडेंस था, कोई दिमाग में रहा कि ये चीज़ नहीं होती। तो 26 जनवरी 1930 को ये सब मिलते हैं, और ये लोग सब लोग रावी नदी किनारे प्लेज लेते हैं, एक शपथ लेते हैं कि ये हमारा भारत, अब हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंट डे, पहला इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे और हम अपने देश को आज़ाद करवाएंगे। बट जहाँ वहाँ पे जो भीड़ होनी चाहिए वो भीड़ नहीं होती है, और इसको देखते हुए कांग्रेस जो गांधी जी रहते हैं वो थोड़ा सा स्टेप बैक लेते हैं और सोचते हैं कि ये जो मैं नया मूवमेंट चालू करने वाला हूँ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको आपको याद हो 1922 में वो बारडोली में वो बोले थे कि मैं शुरू करूँगा। अब वो 8-9 साल बाद वो स्टार्ट करने वाले थे, बट वो देखे कि इतना मोमेंटम नहीं आया है, तो गांधी जी वो मोमेंटम बिल्ड करने के लिए एक नया जो सत्याग्रह चालू करते हैं वो होता है नमक सत्याग्रह। बिल्कुल, द मोस्ट फेमस सॉल्ट सत्याग्रह की बात हो रही है। राइट, सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में बताओ, जिसमें डांडी मार्च हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने पूरे भारत को एकजुट कर दिया था। Very true, very और true. पूरा भारत उनके पीछे चल पड़ा था। Right. नमक सत्याग्रह, नमक आंदोलन की ये बात हो रही दोस्तों। Right. यानी नमक के लिए भी, नमक जैसी बेसिक चीज के हक के लिए भी हमें एक आंदोलन करना पड़ा था, यूं ही आज़ादी नहीं मिल गई है हमें। ये आपने बहुत सही कहा, क्योंकि उस ये जो सिविल डिसोबीडियंस मतलब होता है कि हम लोग कानून का विरोध करेंगे। बहुत सारे कानून थे जिसका हम लोग विरोध कर सकते थे, बट गांधी जी ने नमक क्यों चुना? क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जो चाहे वो कितना भी रिच हो, चाहे वो कितना भी पुअर हो, वो सबकी ज़रूरत होती है, सबको स्ट्राइक करेगा ये सब। तो गांधी जी सोचिए कितना विजनरी थे कि उन्होंने ऐसे कमोडिटी चुनी जो सबको इफेक्ट करती है। सो 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपनी जो यात्रा है नमक सत्याग्रह की वो चालू करते हैं अपने साबरमती आश्रम से, और वो वहाँ पे ये बोलते कि जब तक मैं इस देश को आज़ादी नहीं दिलवा दूंगा तब तक मैं इस आश्रम में वापसी नहीं करूंगा। साबरमती आश्रम में, साबरमती आश्रम में। ओके। तो उन्होंने ये बोला, और 24 दिन की यात्रा ये चालू करते हैं। हर दिन 10 मील हर गांव में ये जाते हैं। जहाँ पे जिस गांव में जाते हैं उसके पहले ही माहौल बन जाता है कि गांधी जी आने वाले हैं, गांधी जी आने वाले हैं। जिस गांव में पहुँचते हैं एकदम से महोत्सव की तैयारी हो जाती है कि गांधी जी आने वाले हैं। धीरे धीरे इनसे लोग जुड़ते चले जाते हैं, लोग आते जाते हैं। सरोजनी नायडू इनके साथ रहती है, बहुत बड़े बड़े लीडर्स इनके साथ रहते हैं। 24 दिन 240 माइल्स पर डे 10 माइल ये पहुंचते हैं 12 अप्रैल को डांडी में। वहाँ पे अपने हाथ से नमक उठाते हैं, और आज से नमक में कोई टैक्स नहीं, ले जाना हो जिसको ले जाना है ले जाओ सॉल्ट। अरे अंग्रेजों की सिट्टी पिट्टी गुल कि अब क्या करें, अब तो गांधी जी ने इतना बड़ा कानून तोड़ दिया है। मतलब नमक एक ऐसी चीज़ जो सबकी ज़रूरत थी, अब वो फ्री हो चुकी है। अब ये था कि पूरे भारत में, क्योंकि कोस्टल एरियाज़ में नमक होते थे, पूरे भारत के कोस्टल एरियाज़ में, चाहे वो मालाबार कोस्ट हो, चाहे वो कोरोमंडल कोस्ट हो, हर जगह अलग अलग नेता, जैसे मालाबार कोस्ट में थे के किलप्पन, उन्होंने बहुत बड़ा सत्याग्रह लीड किया। अपने क्या बोलते हैं कोरोमंडल तरफ यहाँ पे सी राजा गोपालाचारी इन्होंने लीड किया। असम में भी अलग तरीके से यहाँ पे रिवोल्ट चालू होता है। और मतलब गांधी जी ने जब यहाँ पे डांडी पहुँचा तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की थी वहाँ पे शुरुआत कर दी थी। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो एक अम्ब्रेला बन गया है, उसके नीचे उसके भीतर बहुत सारे छोटे छोटे मूवमेंट पूरे देश में चल रहे हैं, चाहे वो असम हो, चाहे वो क्या बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से हो, जहाँ पे खान अब्दुल गफर खान जो वहाँ पे उनको फ्रंटियर गांधी बोलते हैं, वहाँ पे उन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट वहाँ पे वो चलाया था, और चौकीदारी टैक्स, ऐसे धीरे 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 हर जगह एक नया पूरा सा एक जन समूह उमड़ता है और देश को आज़ाद करने के लिए। सो पैरेलली एक जो जगह थी शोलापुर, वहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट बन गई थी, मतलब वहाँ पे वो अपनी ही गवर्नमेंट बना लिए थे। तो अब धीरे धीरे ये मूवमेंट एकदम पीक पकड़ चुका है। बिल्कुल।
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एक बहुत बड़ा और बहुत ही क्रांतिकारी और एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवमेंट था जो गांधी जी द्वारा लीड किया गया, और कहीं ना कहीं इससे हमें आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। होगा। तो ये तो गांधी जी का परसेप्शन होगा कि भैया हमें ऐसा करना है। Right. अंग्रेज तो शांत बैठे नहीं होंगे। हाँ। ये बरतानिया सरकार का क्या बर्ताव था इसको लेकर? सो जब ये सब हो रहा था उस समय जो वायसरॉय थे वो थे इरविन। इरविन को बुलाया गया इंग्लैंड से कि बोला तुम्हारे राज्य में सब क्या हो रहा है, तुम तो हमारी खटिया खड़ी करवा दोगे। ठीक है। तो इरविन बोलता है कि मैं कुछ करता हूँ। ये वापस आते हैं और ये वहाँ कांग्रेस के लोगों से बात करते हैं कि आप लोग थोड़ा रुकिए, साइमन की रिपोर्ट आने वाली है, हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग डोमिनेंट स्टेटस की बात चल रही है। तो यहाँ पे गांधी जी और इन लोगों को पता चल गया था कि अब ये जो लॉलीपॉप देने वाले हैं इससे काम नहीं बनेगा, और अब हम लोग अपने मूवमेंट को, अपने जो सत्याग्रह को है उसको कम नहीं करेंगे। इसी में यहाँ पे एक और कहानी है कि जो धरसाना नाम की जगह थी वहाँ पे गांधी जी के बेटे और सरोजिनी नायडू ने बहुत बढ़िया रिवोल्ट किया था, और उसको अमेरिका के एक रिपोर्टर ने जो न्यूयॉर्क टाइम्स के लिखते थे वो उसके लिए लिखे थे कि लगभग 2000 लोग चलते थे, रोज उनको डंडे पड़ते थे पुलिस के द्वारा, और एक मिट्टी का टुकड़ा भी वो जो रेवोल्यूशनरी, वो जो सत्याग्रही थे उनके तरफ से नहीं जाता था। तो ये जब चीज़ लिखी गई, ये सब चीज़ें जब मतलब दुनिया को पहुंची, हाइट ऑफ नॉन वायलेंस, अब ये भी समझ में आ गया था कि अब भारत के लोगों को नॉन वायलेंस समझ में आ गया है, अहिंसा समझ में आ गई है, जो गांधी जी चाहते थे कि 1920-22 में भी आए। बिल्कुल। सो जुलाई 1930 की बात है। यहाँ पे जो वाइसरॉय थे ये बोलते थे कि अब हम लोग एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवाने वाले हैं इंग्लैंड में, हमारे सभी प्राइम मिनिस्टर भी बैठेंगे और आपकी सारी बात मानी जाएगी। और इसी बीच ये खबर आती है कि जो डोमिनेंट स्टेटस की जो ये लोग बोल रहे थे, लॉलीपॉप बोल रहे थे कि हम साइमन कमीशन में इसकी बात करेंगे, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ जाती है, वहाँ पे डोमिनेंट स्टेटस की कोई भी जिक्र ही नहीं होता है। गांधी जी को समझ में आ गया था कि ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, तो गांधी जी बोलते हैं कि हम ऐसा कोई भी मीटिंग, जो पहली गोल मेज जो टेबल है, हम लोग वो कभी भी अटेंड नहीं करेंगे। बट यहाँ पे फिर से वही जो लिबरल्स थे, हिंदू महासभा के लोग थे, ये लोग जाते हैं और पहली मीटिंग में पार्ट लेते हैं। ओके, सो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो पहली होती है जी, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और ये अब कहीं ना कहीं ये जो ब्रिटिशर्स थे ये परसुएट कर रहे थे कि गांधी जी को मनाया जाए, कांग्रेस को मनाया जाए, और ये जो रिवोल्ट है और ये जो सत्याग्रह है इसको ख़त्म कराया जाए। बात पहुंचती है धीरे धीरे 1931 में। बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे जिनको अरेस्ट कर लिया गया था, गवर्नमेंट पहला स्टेप लेती है कि इन सबको रिलीज करती है। और गांधी जी से बोलती है कि क्यों ना हम लोग बैठ के बात करें। अब जो अपर हैंड था वो गांधी जी के पास था। और मैं यहाँ पे बता दूँ, जो 1930 में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, वहाँ पे कांग्रेस ने जो फुल हैंड था वो गांधी जी को दे दिया था कि आपको जो सही लगता है आप वो करिए, आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए, आप अपने हिसाब से डेट चुनिए। तो गांधी जी अब जो गांधी जी और इरविन के बीच में बातें होती हैं और एक पैक्ट साइन किया जाता है, गांधी इरविन पैक्ट। यहाँ पे ये बोला जाता है कि गांधी जी ऐसा लग रहा था कि इरविन को हिप्नोटाइज कर लिए थे और हर बात अपनी मनवा लिए थे। यहीं पे मैं वापस लेके चलता हूँ, जब 1931 की बात है ये, और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को फांसी हुई थी। कुछ लोग बोलते कि अगर गांधी जी चाहते तो उनकी फांसी रुकवा सकते थे, गांधी इरविन पैक्ट क्योंकि उस समय साइन हो चुका था। बट अब ये राज ही रह जाएगा कि क्या बात हुई थी और क्या गांधी जी ने उनको परसुएट करवाया था कि नहीं। क्योंकि एक बात तय है कि इरविन ने यह बोला था कि हम उन सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देंगे जो नॉन वायलेंट तरीके से काम किए। सो अब मतलब उनका जो एक जो कंट्रोवर्सी है ये अब एक इतिहास के पन्नों में दबी रह जाएगी और किसी को नहीं पता कि अंदर उसमें क्या बात हुई थी। ओके, राइट। सो ये जब पैक्ट साइन हुआ गांधी और इरविन का, अब इसके बाद मूवमेंट क्या हुआ? ये मूवमेंट क्या शांत हो गया क्योंकि उनको मिल गया जो ये चाह रहे थे, या अभी भी कंटिन्यू था? तो ये जो पैक्ट साइन हुआ इसमें यहाँ पे लिखा था कि वी विल सस्पेंड डिसओबीडियंस मूवमेंट। हाँ, एग्जैक्टली। सो अभी यहाँ पे जो सस्पेंड वर्ड है ये यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी लोग रोकने की बात नहीं कर रहे हैं। सो जो सेकेंड RTC हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी जी वहाँ जाते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ जाते हैं। बट वहाँ जब गए तो गांधी जी जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे उनको कोई हल नहीं दिखाई दिया। और जब ये वापस आते हैं और फिर एक सेशन होता है कि क्या हम लोग को कंटिन्यू करना चाहिए जो हम लोग सस्पेंड कर दिया था या नहीं। बट जब ये वापस से इस जो मूवमेंट को तैयार करने की कोशिश करते हैं, जो CDM 2.0 था, उतना मोमेंटम नहीं आ पाता है जितना मोमेंटम पहली बार था। CDM में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इतना जो मोमेंटम था वो नहीं आ पाता, जो उस समय बना था। और फिर बहुत सारे जो अब यहीं पे दूसरा वाइसरॉय भी आ गए थे
जो बहुत ही दमनकारी तरीके से इन सबको अरेस्ट करते हैं। गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया था। फिर 1934 में आते आते गांधी जी ने इस मूवमेंट को ख़त्म भी कर दिया था। बोलते कि अब जब समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है आगे, कहीं एक तरफ 1931 में जहां कांग्रेस का अपर हैंड था, अब आगे आने देखा गया 1934 में आते आते कि वापस से ब्रिटिशर्स ऊपर आ गए हैं और उन्होंने अपनी फोर्स आजमा के और ऐसी पॉलिसीज ला के उन्होंने कांग्रेस को और मूवमेंट को फिर से क्रश कर दिया है। बट इसी बीच हम लोगों ने ये भी सुना है कि गांधी और अंबेडकर की भी कोई चीज़ में बातचीत हुई थी। राइट। सो ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, यहाँ पे फिर से वही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत जो वहाँ का जो रामसे मैकडोनल्ड करके एक प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बोला कि हम लोग जो कम्युनल इलेक्टोरेट के साथ साथ अब हम लोग जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनके लिए भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट लाएंगे। ये सुन के जब गांधी जी जेल में थे, पूना की जेल में थे, यरवदा जेल में, ये सुन के गांधी जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अंबेडकर से बोला और मतलब एक पत्र लिखा कि आप इससे हिंदुओं के अंदर भी डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनके लिए सीट रिजर्वेशन रहन करना सही है, बट अगर आप उनके सेपरेट इलेक्टोरेट ही ला देंगे उससे बहुत ज़्यादा खाई बढ़ जाएगी हिंदुओं के बीच में ही। और कहीं ना कहीं गांधी जी यहाँ पे उनको हरिजन बोलते थे, तो गांधी जी के लिए उनके लिए प्रेम था। गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि जो डिप्रेस्ड क्लास है उनकी भलाई ना हो, पर उनको डिवाइड करके उनकी भलाई नहीं चाहते थे। यहाँ पे अंबेडकर जी को परसुएट करते, गांधी जी को इनसे मिलने उलने जाते हैं, बट यहाँ पे बहुत अच्छी बात चलती है कि एक जो मध्यस्थता की जो बात चलती है, यहाँ पे पूना पैक्ट साइन किया जाता है। गांधी जी भी थे और अंबेडकर थे, यहाँ पे मदन मोहन मालवीय भी आते हैं, बहुत सारे लीडर्स आते हैं और ये सब मिलकर एक मध्यस्थता करवाते हैं कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो ना रहे, कि हम लोग रिजर्व सीट रखेंगे, मतलब कुछ सीटें डिप्रेस्ड क्लासों के लिए रहेंगी, वोट सब करेंगे बट कुछ सीटें हम लोग डिप्रेस्ड क्लासेस की रहेंगे। तो एक ये जो मध्यस्थता निकल के आती है। तो अब इस बीच हमारे क्रांतिकारी कुछ फेमस नाम भी यहाँ पर, आप उनके बारे में बताइए कि उनका क्या रोल है यहाँ पर। राइट। जो सबसे फेमस नाम था वो था सूर्यसेन का, मास्टरदा जिनको बोलते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी स्टेप लिया था, वो था चित्तगोंग आर्मरी केस। बिल्कुल, और जिस पर मूवीज भी बनी हैं, बहुत सारी बनी है मूवीज। और एक तरफ ये सब चीज़ें चल रही हैं कि हम लोग सीडीएम कर रहे हैं और हर बहुत सारे मूवमेंट चल रहे हैं। 18 अप्रैल 1930 को ये लोग एक पार्टी बनाते हैं, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी करके, और ये डिसाइड करते हैं कि जो चित्तगोंग में और इस समय जो बांग्लादेश में है वहाँ पे जो आर्मरी, जहाँ वहाँ पे जो सरकार के जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन रखे हैं वहाँ पे हम जाके रेड करेंगे। बहुत सारे लोग इनका साथ देते हैं क्योंकि ये मास्टर रहते हैं, इनके स्टूडेंट्स भी इनका साथ देते हैं और ये लोग एक रेड करते हैं। जितनी मात्रा में ये सोचे थे कि हम लोग को हथियार मिलेंगे और हम फिर उससे रेवोल्यूशन करेंगे, उतनी मात्रा में इनको हथियार नहीं मिल पाते हैं। और ब्रिटिशर्स जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर था, जिनका स्पाई सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो लोग इनको क्रश करने की कोशिश करते हैं और कर भी देते हैं। जो मास्टरदा है सूर्यसेन है वो भागते हैं 1930 से लेकर 1934 तक, बाद में इनको पकड़ लिया जाता है, इनको मार दिया जाता है। बिल्कुल, बट इस रिवॉल्यूशनरीज में कुछ फेमस विमेन महिलाओं का भी काफी योगदान है, उनके बारे में आप बताइए। सो इसमें बहुत सारी जो महिलाएं थी, बहुत सारी महिलाएं पार्ट ले रही थी। गांधी जी के भी आंदोलन में जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी वुमेन पार्ट ली थी, और अब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में भी जो वुमेन्स थी बहुत सारी, जिसमें से एक दो का नाम है कल्पना दत्ता, प्रीतिलता वाडेदार, घोष जी हैं एक, शांति घोष और सुनीति चौधरी। ऐसी बहुत, अब आप खुद सोचिए 1930 का टाइम है, ठीक है, आप गांधी जी के साथ तो हैं, पर आप ऐसे एक रेड में शामिल हो रही हैं जो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स को इम्पैक्ट, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, आप ये जो स्टोर हाउस होते हैं किसी गवर्नमेंट के, वो सीधे स्टेट का एक सिंबल होता है और आप सीधे उस पर अटैक कर रहे हैं। सो वहाँ पे वुमेन का पार्ट लेना, इट इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग एंड वेरी रेवोल्यूशनरी थिंग। बिल्कुल, एंड शोज कि उस समय क्या आग थी लोगों के दिल में, कि क्या आदमी, क्या औरत, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, हर आदमी, हर व्यक्ति अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार था सिर्फ इस महान देश की आज़ादी के लिए। राइट। दोस्तों, आज़ादी की कीमत कई लोगों ने चुकाई है। कुछ लोगों का नाम हम नहीं जानते, कई लोगों का नाम हम बहुत ज़्यादा जानते हैं। में सभी लोगों के लिए हमारे दिल में उतना ही सम्मान है, उतना ही स्नेह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कल अब क्या होने वाला है? अभी जो समय आने वाला है, आगे आने वाला समय जो है, वहाँ पे अब हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैसे एक बहुत बड़े लीडर बन के निकलेंगे और एक अपना ही अलग जो आर्मी स्टैब्लिश करेंगे और
भारत छोड़ो आंदोलन के बीच गांधी जी भी अब बोल देंगे कि करो या मरो। सो एक कहने की वायलेंट जो अभी तक नॉन वायलेंट थे, हल्की सी झलक दिखाते हुए ये आगे आएंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया और उस एक नारे ने पूरी क्रांति, पूरी तस्वीर बदल दी हमारे इस भारत देश की। और भी साथ साथ पैरेलल बहुत सारी घटनाएं घटी इंटरनेशनल लेवल में, जिनकी वजह से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। हम कोशिश करेंगे हर उस घटना को अपनी कहानी में शामिल करने के लिए। दोस्तों, कई बार हमारे वीडियो थोड़े लंबे हो सकते हैं बिकॉज हम नहीं चाहते कि हम भारत देश की आज़ादी की कहानी के साथ किसी भी तरह कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें। ऑल्दो स्टिल वी आर ट्राइंग टू गो ऑन अ वेरी मैसिव, एक ऊपर की चीज़ें ही हम लोग सरफेस लेवल पे ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं आज कहानी आपको पसंद आई होगी। इफ यस तो प्लीज़ कमेंट अस, एंड प्लीज़ अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है आप प्रकाश से बिल्कुल पूछ सकते हैं जस्ट बाय गिविंग अ स्मॉल कमेंट। प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट नाउ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब आवर चैनल तारा सितारा व्लॉग्स, ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियोज़ मिलते रहें और अपना प्यार आप यूँ ही हम पर बनाए रहें। इस वीडियो को ज़्यादा लोग साथ शेयर करिए, लाइक करिए और अपना प्यार यहीं बना के रखिए। सो विद दिस, थैंक यू सो मच। नमस्ते।